तो बहुत सारी परक्विजिट्स हमने देखी थी लास्ट क्लास में। उससे पहले हमने फर्स्ट क्लास जो परक्विजिट की ली थी उसमें हमने पढ़ा था रेंट फ्री हाउस, और हमने ये भी सीखा था कि कोई भी परक्विजिट है उसकी हमें वैल्यूएशन करनी है, और वैल्यूएशन करने के बाद में अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कुछ भी पेमेंट कर रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। फिर हमने बहुत सारी फैसिलिटीज देखी थी जो टैक्सेबल होती हैं सभी टाइप के एम्प्लॉयज के लिए, और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। परक्विजिट नंबर 14 है, मेडिकल फैसिलिटी है अगर एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को दी जाती है तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाती है। मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में दी जाए या इंडिया के बाहर दी जाए, इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है। तो हम पहले बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में दी जा रही है तो क्या होगा। देखिए, अगर मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में दी जा रही है और एम्प्लॉयर का ही अपना हॉस्पिटल है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल है और एम्प्लॉय है वो मैक्स हॉस्पिटल में ही काम करता है और उसे कोई मेडिकल फैसिलिटी मिली, तो ये मेडिकल फैसिलिटी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम घूमने जा रहे हैं, ये तो कोई मजबूरी में बीमार पड़ेगा तो उसके लिए है। तो अगर हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का अपना है तो कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। अगर मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई है तो भी टैक्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कभी कभी कुछ खर्चा हो जाता है, तो जो वो खर्चा है वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने का मतलब ये माना जा सकता है कि एम्प्लॉय गरीब है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खतरे से खाली नहीं है इलाज कराना, जान पर भी बन सकती है। मेडिकल फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस इज फुली एग्जेम्प्ट, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉय का फुल्ली एग्जेम्प्ट। असल में क्या है कि भाई अगर अब एम्प्लॉयर ये कहे कि हम आपको मेडिकल फैसिलिटी देते हैं और किसी हॉस्पिटल में, तो वो बहुत महंगा पड़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस इतना महंगा नहीं है भाई, 10, 15, 20 हजार रुपए साल भर के दिए और टेंशन फ्री हो गया एम्प्लॉयर। नहीं तो अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया और पता चला 5-10 लाख रुपए का खर्चा आ गया तो उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो कई बार एम्प्लॉयर कहता है अपने एम्प्लॉय से कि हम आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा देते, तो एम्प्लॉय तो खुश हो जाएगा ना कि भाई उसका फ्री फंड में हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं है, फ्री है ये। तो जो फैमिली मेंबर है वो सब कौन कौन है, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इन सब के लिए ये सारी चीजें हैं कि ये अमाउंट हमारा मेडिकल इंडिया के अंदर होगा तो क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 26 है, हमें बताना है कि एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, तो क्या होगा। 20,000 रुपए ट्रीटमेंट पर खर्च हुए एक्स के, तो एग्जाम्पशन वाली लिमिट में तो ऊपर कहीं आ नहीं रहा है, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, बहुत साल पहले ये 15,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट होता था, अब वो भी नहीं है, तो पूरा ही टैक्सेबल है। मिसिस एक्स के लिए 20,000 है तो कोई एग्जाम्पशन वाली लिमिट तो आ नहीं रही है, टैक्सेबल हो जाएगा। सन फैमिली मेंबर में आता है, चिल्ड्रन आ रहे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा इसके लिए। कोई ऐसा इंसान जो फैमिली मेंबर के मीनिंग में नहीं आ रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा एम्प्लॉय के लिए। फैमिली का मीनिंग में स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर है, यहाँ पर स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट नहीं है। 20,000 इंडिपेंडेंट फादर, तो यहां पर क्या है, एक और बात कि अब देखिए फैमिली मेंबर्स के मीनिंग में ये आएंगे, अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो इन्हें एग्जम्पशन इन चीजों की मिलेगी। नहीं तो जो फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो, जैसे अब इंडिपेंडेंट फादर है, अब इंडिपेंडेंट फादर है तो टैक्सेबल तो होगा ही क्योंकि उसके फैमिली मेंबर को दे रहे हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट फादर का इलाज
ऐसा किया जाता कि एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में किया जाता, तो इंडिपेंडेंट फादर का एग्जम्पशन नहीं होता और डिपेंडेंट फादर का एग्जम्प्ट हो जाता। तो ये वाली बात टैक्सेबिलिटी के लिए, तो जो हमारा एक शुरू में होता है जब हम सैलरी पढ़ रहे थे या परक्यूजिट स्टार्ट कर रहे थे, वहां पर हमने एक सैलरी का मीनिंग पढ़ा था कि ये परक्यूजिट या फैसिलिटीज एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को दी जाए तो टैक्सेबल हो जाती है एम्प्लॉयज के लिए। तो देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे परक्यूजिट, तो हमने पढ़ा था कि परक्यूजिट जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी दे सकता है और उसके फैमिली मेंबर को भी दे सकता है। अगर फैमिली मेंबर का यहां क्या मतलब है, स्पाउस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड अदर डिपेंडेंट्स। तो पेरेंट्स और सर्वेंट, पेरेंट्स में और सर्वेंट्स में यहाँ तो मतलब पेरेंट्स में ऐसा नहीं लिखा है कि डिपेंडेंट्स, मतलब अदर लोग भी। तो यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया ये सारे लोग फैसिलिटी लेंगे तो भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। तो अब हम जो पढ़ रहे थे और मेडिकल फैसिलिटी, वहां पर हमने कुछ पढ़ा था मीनिंग, किस चीज का मीनिंग पढ़ा था, फैमिली का मीनिंग। तो ये है कि उन फैमिली मेंबर्स को अगर कुछ फैसिलिटी मिलती है तो कुछ सिचुएशन में वो हम पढ़ रहे थे कि एग्जेम्प्ट भी हो सकती है। अगर आप इसको इस सेंस में लें कि फैमिली का मतलब ये है और इन्हीं को जो फैसिलिटी मिलेगी तो वो टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फादर है। और वहां जो वर्डिंग लिखी है वो लिखा है कि पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स एंड अदर डिपेंडेंट्स। तो अदर डिपेंडेंट्स का मतलब ये हम कह सकते हैं भाई बहन डिपेंडेंट है तो ही आएंगे, है ना। तो अगर हम उस लिटरल सेंस में जाएं कि यहाँ इंडिपेंडेंट फादर है और इंडिपेंडेंट फादर यहाँ लिखा हुआ है, डिपेंडेंट पेरेंट्स आएंगे, तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे और ये इनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में तो कोई भी इंसान अपनी फैमिली मेंबर का बेनिफिट लेगा और एग्जाम करा लेगा, है ना। तो ये सोचकर कि यहां पर ये जो फैमिली का मीनिंग है ये एग्जामिशन के लिए लिखा हुआ है, ये मानते हुए मैंने टैक्सेबल किया। फिर भी अगर आपको कहीं पता चलता है कुछ और तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है। डिपेंडेंट फादर है मिसेस एक्स के, ठीक है, तो अब उसकी वाइफ के फादर है, तो अब तो वो तो फैमिली के मीनिंग में ही नहीं आते हैं, है ना। तो एक तरीके से फैमिली के मीनिंग में नहीं आते हैं तो वो तो फ्री हो जाएगा। असल में एक कॉन्सेप्ट समझो कि एम्प्लॉयर क्यों दे रहा है इसको ये फैसिलिटी। अगर इनको फैसिलिटी दे रहा है तो इसका मतलब ये एम्प्लॉय को ही फैसिलिटी दे रहा है। एग्जाम्पशन के लिए हम ऊपर फैमिली का मीनिंग देख रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और उसकी वाइफ है जो फैमिली के मीनिंग में आती है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया के बाहर भी दी जा सकती हैं। कैसे? अगर मान लिया एम्प्लॉय है और उसका पता चला बीमारी का इलाज इंडिया के बाहर ही होगा और एम्प्लॉयर ने उस पर खर्चा किया, तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर आउटसाइड इंडिया एंड स्टे अब्रॉड of such employee or his family member for medical treatment and one attendant shall be exempt to the extent of permitted by RBI। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट में बाहर का खर्चा होगा, रहने का खर्चा, कोई बीमार है, मान लिया एम्प्लॉय बीमार है, तो बीमार आदमी अकेले तो नहीं जाएगा ना विदेश में, तो उसके साथ एक अटेंडेंट भी जाएगा। तो जो बीमार है प्लस अटेंडेंट, उसका खर्चा जितना भी वहां इलाज वगैरह का रहने का खर्चा है वो जितना भी आरबीआई परमिट करेगा उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल भी होगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के लिए ये बोल रखा है कि एग्जम्प्ट होगा अगर ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम होती है पांचों हेड की इनकम को जोड़ दिया जाए, ये वाले खर्चे ऐड करने से पहले, बिफोर इंक्लूडिंग दीज एक्सपेंसेस,
उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 2 लाख तो बहुत ही छोटी रकम है, तो एक तरीके से लगभग कॉस्ट ऑफ ट्रेवल सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 लाख से कम है तो गरीब आदमी है वो, तो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा ट्रेवलिंग। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड एक्सपेंसेस है वो जितना आरबीआई परमिट करेगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 27, मिस्टर रोहन है, एक कंपनी में काम करते हैं, 15,000 रुपए की सैलरी है, 20% का डीए है, एक हाउस इन्हें दिल्ली में मिलता है। एम्प्लॉयर ने इन्हें 50,000 रुपए दिए ट्रेवल एक्सपेंसेस और 1,80,000 रुपए दिए ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। और मिस्टर रोहन डिपेंडेंट ब्रदर, तो डिपेंडेंट ब्रदर है, फैमिली के मीनिंग में आता है, तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। आरबीआई ने 1,20,000 परमिट किया है, हमें इनकम फ्रॉम सैलरी बतानी है मिस्टर रोहन की। तो बताइए क्या आएगा सबसे पहले, बेसिक सैलरी, डीए, हाउस मिला है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो इसकी वैल्यूएशन क्या होती है, दिल्ली में मिला है तो 15% ऑफ सैलरी हो जाएगा। सैलरी के मीनिंग में क्या आता है, ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट्स प्लस स्पेशल डीए। डीए तो स्पेशल है नहीं, मॉनेटरी बेनिफिट्स में केवल सैलरी है। तो कितना आ गया, तो 27,000 ये टैक्सेबल हो गया। अब है मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। तो इसमें दो टाइप के खर्चे थे, एक था कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस था, जितना आरबीआई परमिट करे उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1,80,000 का खर्चा किया, माइनस कर देते हैं आरबीआई जो परमिट किया है 1,20,000, तो 60,000 रुपए, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब है ट्रेवल एक्सपेंसेस, इसमें लिखना इफ ग्रोस टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख, तो फुली एग्जेम्प्ट है ना। और इफ ग्रोस टोटल इनकम इज मोर देन 2 लाख तो फुली टैक्सेबल है। अब ग्रोस टोटल इनकम निकाली जाए तो इस वाले खर्चों को छोड़कर, है ना, तो टोटल कितना आ गया, टोटल 3 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना 2,53,000, तो 2 लाख से ज्यादा आ रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ है बिफोर इंक्लूडिंग दिस एक्सपेंसेस, तो दिस एक्सपेंसेस का मतलब ट्रेवल एक्सपेंसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस थोड़ी ना। तो 2,53 है तो पूरा टैक्सेबल हो गया, और ये टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000, है ना। तो टोटल कितना हो गया, ग्रोस सैलरी 3,53,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन,
इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 30। राखी है, एक एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी में, उन्हें कुछ मेडिकल बेनिफिट्स मिले हैं। इनकी सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर पर कुछ खर्चा हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे हैं। डिस्कस अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ अबव बेनिफिट्स एंड अलाउंस इन हैंड्स ऑफ द, तो हमें बताना है क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का ए पार्ट करते हैं। 4,000 रुपए है ना? तो 4,000 है और सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर है, तो डॉटर का जो भी खर्चा होता है वो तो टैक्सेबल हो जाता है, तो 4,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। इनके ऊपर 8,000 का खर्चा हुआ, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर इन लॉ डिपेंडेंट ऑन हर इन ए नर्सिंग होम। तो इनका जो मदर इन लॉ है, मतलब इनकी सासू माँ, उनका खर्चा कितना है? 5,000, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यहां पर हम ये देखें कि फैमिली का मीनिंग क्या है, तो इन्होंने अभी तक हमने क्या देखा है इसमें, 1A में ट्रीटमेंट है इनका अपना प्राइवेट क्लिनिक में, 4,000 रुपए, तो इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये प्राइवेट क्लिनिक की जगह एम्प्लॉयर का अपना क्लिनिक होता तो एग्जम्प्ट हो जाता। इनका डॉटर का एग्जम्प्ट हो जाता। इनका अपना ट्रीटमेंट है, टैक्सेबल है क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक में है, फैमिली डॉक्टर के साथ है। लेकिन यही अगर एम्प्लॉयर का अपना क्लिनिक होता या गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता या स्पेसिफाइड डिसीजेस होती तो फ्री हो जाता। सी है, मदर इन लॉ है, और मदर इन लॉ का मतलब जो हम, ये तो नर्सिंग होम है तो टैक्सेबल हो गया, रिलेटिव है, टैक्सेबल हो गया। लेकिन अगर ये एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल, मान लिया, मैं ये बता देता हूं यहां पर, एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं। इफ हॉस्पिटल और क्लिनिक रन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल होता तो कितना टैक्सेबल होता? ये तो नॉर्मल केस में देख रहे हैं ना, तो ये टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि उनका बच्चे का फ्री हो जाता, उनका फ्री होता, लेकिन मदर इन लॉ का टैक्सेबल हो जाता उस सिचुएशन में। गवर्नमेंट वाला था ना पॉइंट, मतलब अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में वो करवाते हो तो वो भी एग्जाम्पल है, तो उसमें नर्सिंग होम भी उसी के अंदर लगी हुई, मतलब ये सब खाली है, तो ये वाला भी एग्जाम्पल हो जाएगा 5। नहीं, नर्सिंग होम गवर्नमेंट का होना चाहिए ना, प्राइवेट थोड़ी ना। स्टडी मटेरियल में लाएंगे सर। तो ये मदर इन लॉ का इलाज नर्सिंग होम में हुआ है, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये ओन्ड बाय अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नहीं है तो टैक्सेबल हो रहा है। एम्प्लॉयर का होता तो भी टैक्सेबल होता क्योंकि मदर इन लॉ फैमिली के मीनिंग में नहीं आ रही है। सेकंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम पॉलिसी। इनकी मेडिक्लेम पॉलिसी है तो ये तो हॉस्पिटल का तो मतलब ही नहीं है, ये तो एग्जम्प्ट है। मेडिक्लेम फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल पर मंथ है 2,000, तो साल भर का हो गया 24,000, 24,000 टैक्सेबल हो जाता। मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्री हो जाएगा। यहाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो हेडिंग का कोई सेंस नहीं है, ये तो फ्री हो जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब फ्री है। फिफ्थ में लिखा है
एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंपनी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन एब्रॉड 1,05,000 रुपए। तो 1,05,000 में एक ये है, और एक्सपेंसिव इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेवल एंड हर सन 1,20,000 मेडिकल ट्रीटमेंट, लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई 2 लाख। अब यहाँ फिफ्थ पॉइंट के लिए नहीं बता रखा हमारी लिमिट, तो ये मान लेते हैं 2 लाख की लिमिट फिफ्थ और सिक्स दोनों पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। तो आरबीआई ने 2 लाख रुपए की लिमिट बोल रखी है और इनका खर्चा 1,05,000 हुआ है, माइनर सन है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। और आगे है फॉरेन ट्रेवल एंड स्टे हर सन 120 अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगर हम ट्रेवल की बात करें तो वो ग्रॉस टोटल इनकम पे डिपेंड करता है, 2 लाख रुपए तक। और अगर वहां का मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चे की बात करें तो 2 लाख रुपए तक का एग्जम्प्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फैमिली मेंबर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फैमिली मेंबर के जो मीनिंग में आते हैं उनको तो एग्जम्पशंस मिल पाएंगी। जो एग्जम्पशंस है स्पेसिफाइड डिसीजेस की है, या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये सब फैसिलिटी है फैमिली मेंबर को मिल रही है तो एग्जम्प्ट है। अगर रिलेटिव है लेकिन फैमिली मेंबर के मीनिंग में नहीं आ रहे, मतलब इंडिपेंडेंट पेरेंट्स हो गए या कुछ हो गया, तो उस सिचुएशन में वो टैक्सेबल हो जाए। नेक्स्ट इज लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसे हम LTC कह देते हैं। ये क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि आप घूमने जा सकते हो, और इंडिया में कहीं पे भी घूमने जाओ, बाहर भी भेज सकता है, लेकिन ये एग्जम्पशन आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप, मतलब इसमें क्या है कि पहले वैल्यूएशन करिए, लेकिन कुछ डिडक्शंस हैं। क्या है कि इन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया में घूमने जाते हैं तो हम आपको छूट दे देंगे 4 साल के ब्लॉक में 2 बार। लेकिन एक गड़बड़ कर दी इन्होंने ये 4 साल का ब्लॉक जो दिया हुआ है, ये इन्होंने कैलेंडर ईयर के हिसाब से दे रखा है, बजाय कि फाइनेंशियल ईयर जैसे इनकम टैक्स में चलता है। तो ये बड़ा झंझट है, इन्होंने कैलेंडर ईयर के हिसाब से किया हुआ है, और कैलेंडर ईयर का हिसाब ऐसे चल रहा है 4-4 साल का। तो हमारे मतलब का है 2019 से 22 और 2023 से 26, आगे आएगा तो इसी में 2000, आगे क्या आएगा 27 से 2030। देखने वाले को लग सकता है ये तो 3 साल है, ये 3 साल नहीं है, 4 साल है, क्योंकि कैलेंडर ईयर है 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4 साल है। अब इसमें कंडीशन क्या है, 4 साल की जर्नी है आपकी, मैक्सिमम 2 जर्नी एग्जेम्प्ट हो सकती है। ठीक है, अब चाहे पहले साल में दोनों जर्नी चले जाओ, चाहे आखिरी साल में दोनों जर्नी करो, चाहे किसी अलग अलग साल में 2 जर्नी करो, तीसरी जर्नी ऑनवर्ड्स वो टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। लेकिन यहां एक बात और बोली कि आप अपनी जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट पीरियड के पहले साल में। ये है पहला ब्लॉक, ये नेक्स्ट ईयर का ब्लॉक। अगर इस ईयर में आपने एक भी जर्नी नहीं करी या एक करी, एक भी नहीं करी तो जर्नी 2 बची हुई है, कैरी फॉरवर्ड एक ही हो सकती है। तो 2 जर्नी आपने एक बार भी घूमने नहीं गए तो एक जर्नी तो बेकार होगी, एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर। आप एक बार घूमने गए तो एक बची हुई है वो कैरी फॉरवर्ड, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर। अगर इस ईयर में घूमने चले गए तो इस साल आप 3 बार जा सकते हो, जा तो मतलब कितनी बार भी सकते हो, एग्जम्पशन 3 बार का मिलेगा। तो अगर पिछले साल का ब्लॉक का कैरी फॉरवर्ड होकर इस ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आया है और आपने उस फर्स्ट ईयर में घूमने चले गए, तो पिछला ब्लॉक का एग्जम्पशन मानते हुए फ्री हो जाए। तो इस हिसाब से किसी भी 4 साल के ब्लॉक में आप मैक्सिमम 3 जर्नी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उससे पिछले ब्लॉक में हमने 2 जर्नी ना करी। ये केवल फर्स्ट ईयर में ही कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बात समझ में आती है।
अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या है इसमें, काफी पॉइंट्स हैं। एम्प्लॉय को घूमने के लिए बोला जाता है कि आप जा सकते हो, लेकिन इसमें आप केवल ध्यान रखिए कि केवल फेयर चार्जेस का ही एग्जम्पशन मिलेगा। फेयर, फेयर ऑफ जर्नी, रहना खाना पीना अलग था, हमने हॉलीडे का पढ़ा हुआ था, ये केवल फेयर की बात है। उसके अपने लिए, फैमिली मेंबर के लिए, लेकिन इंडिया के अंदर ही घूमने वो जा सकता है। ठीक है, लीव पर भी घूमने जा सकता है, रिटायरमेंट के बाद भी घूमने जा सकता है। कंडीशन क्या है, 4 साल का ब्लॉक है कैलेंडर ईयर का, 2 जर्नी इसकी फ्री हो सकती है, एक जर्नी अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, फैमिली का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर एंड डिपेंडेंट सिस्टर है। एग्जम्पशन कितना मिलेगा अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। मतलब अगर नेशनल कैरियर नहीं है तो नॉर्मल जो इकोनॉमिक क्लास की टिकट है। शॉर्टेस्ट रूट का क्या मतलब है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप ये नहीं कहें कि पहले दिल्ली से चेन्नई गए, फिर कोलकाता गए, फिर मुंबई गए, तो 4 बार का फेयर नहीं मिलेगा आपको, शॉर्टेस्ट रूट का मिलेगा। बाई एयर की बजाय रेल से जा रहे हैं तो एसी फर्स्ट क्लास की टिकट शॉर्टेस्ट रूट की, और किसी मोड से जा रहे हैं अगर वो डेस्टिनेशन रेल से कनेक्टेड नहीं है तो हम देखेंगे कि कोई रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बसेस वगैरह है, उसकी जो डिलक्स फर्स्ट क्लास बस है की टिकट है वो, है ना। और अगर मान लिया कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम ये मानेंगे कि ये रूट ट्रेन से कनेक्टेड अगर होता, कितने किलोमीटर का होता, उसकी क्या एसी फर्स्ट क्लास की टिकट होती, उतना आपको एग्जाम हो जाए। किसी भी सूरत में एग्जामेशन आपके खर्चे से ज्यादा नहीं होगी। आपने खर्चा करा 5,000 तो 5,000 ही एग्जाम होंगे, 6,000 नहीं होंगे। इसके अलावा एग्जामेशन केवल और केवल फेयर से रिलेटेड है, ना कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग से रिलेटेड, केवल फेयर की बात है। बच्चे ज्यादा दो, लेकिन अगर 11098 से पहले के बच्चे हैं तो जितने भी बच्चे हैं सबकी एग्जामेशन मिलेगी, क्योंकि 11098 को ये आया था कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो अगर किसी बच्चे का जन्म 11098 के बाद हुआ है तो केवल 2 बच्चों के लिए एग्जामेशन मिलेगी, लेकिन अगर पहले एक ही बच्चा है बाद में कोई जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो फिर सबकी मिलेगी। मतलब फर्स्ट चाइल्ड के बाद सेकंड चाइल्ड अगर मल्टीपल होते हैं तो उन सबकी एग्जामेशन मिलेगी। अगर एम्प्लॉय को एलटीसी मिलता है और वो घूमने गया नहीं तो खर्चा हुआ 0, तो एग्जामेशन 0, तो टैक्सेबल हो जाएगा। Exemption under this section would be available only to the employees exercising the option of shifting out of the depot tax regime। इसका मतलब है कि अगर आप 115 BAC में हैं तो आपको इसकी छूट मिलने वाली नहीं है। एग्जाम्पल करते हैं 28। मिस्टर मोहन है और वो लीव टेबल फैसिलिटी इन्हें मिल रही है। He could not avail the facility in 2015-18 at all। तो एक बार भी घूमने नहीं गए, है ना। तो 2019, 20, 21 और 22 इसमें वो घूमने जा सकते हैं। तो टैक्सेबिलिटी के बारे में बताएं तो हम इस ब्लॉक में 3 बार जा सकते हैं, एक बार यहाँ, बाकी 2 कभी, तो 3 बार वो जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मिस्टर रमन है, सेल्स मैनेजर है HLL में, कंपनी ने इन्हें लीव ट्रेवल कंसेशन दिया है, कहीं पे भी जा सकते हैं। इन्होंने 2022 में फैसिलिटी ले ली, ठीक है। व्हेन अलोंग विद मुंबई जर्नी वाज डन बाय द, तो यहाँ लिखा है कि व्हेन ही अलोंग विद हिज फैमिली वेंट टू मुंबई, जर्नी वाज डन बाय ट्रेन रिम्बर्स इक्विवेलेंट टू AC फर्स्ट क्लास फॉर, बट एक्चुअल वाज इन 24
इन प्लेस ऑफ एक्चुअल जर्नी ही रिसीव 30,000 इन कैश। तो हमें बताना है। तो देखो जो 2022 में इनको मिला होगा, वहां पर क्या हुआ, मुंबई से ये दिल्ली गए हैं, तो जर्नी ट्रेन से करी है और इन्होंने 22,000 रुपए एसी फर्स्ट क्लास के कंपनी ने दे दिए। लेकिन इन्होंने क्या करा, ये एसी फर्स्ट क्लास में गए नहीं, स्लीपर क्लास में चले गए और केवल इनका खर्चा हुआ 8,000। तो 8,000 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और बाकी के 14,000 वो टैक्सेबल हो जाएंगे इनके लिए। ठीक है ना। अब इसमें 2024 में क्या हुआ, ये घूमने गए नहीं है लेकिन इन्हें 30,000 रुपए मिले। 30,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे पूरे के पूरे विदाउट जर्नी, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 31। मिस्टर नितिन है, वो काम करते हैं एबीसी लिमिटेड में और इन्हें सैलरी मिलती है 20,000 रुपए पर मंथ। डीए मिलता है 5,000 रुपए पर मंथ, बोनस 5,000, कमीशन, बेनिफिट एलटीसी का है और मुंबई गए हैं ये। वाइफ, मेजर सन, वन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सन, वन मैरिड डॉटर, डिपेंडेंट मदर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फादर, financially independent sister and dependent father-in-law. The employer has spent 14,000 per head on tickets in Jet Airways, whereas the fare of Indian Airlines is 11,000 per head. तो हमें टैक्सेबल सैलरी निकालना है। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी आएगी, 20,000 पर मंथ, 2,40,000, डीए 5,000 पर मंथ, 60,000, बोनस 5,000, कमीशन 10 लाख का 1%, 10,000। इसके अलावा फैमिली गई है घूमने के लिए। ठीक है ना। तो लीव टेबल कंसेशन रिसीव्ड एग्जाम्प्ट रिसीव्ड कितना एग्जाम्प्ट हो गया, कितना टैक्सेबल हो गया। तो इन्हें अपना जो अपना मिला है, इन्हें 14,000 रुपए मिला है ना, तो इन्हें 11,000 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और 3,000 रुपए इनके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद और कौन, पूरा खानदान ही चला गया इनका, है ना। वाइफ, वाइफ फैमिली के मीनिंग में आती है, तो 11,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मेजर सन फैमिली के मीनिंग में आता है, चिल्ड्रन है वहां मेजर, माइनर और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई वो नहीं है, तो इनको भी। वन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सन, ये अलग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सन, तो ये भी मीनिंग में आता है फैमिली के। वन मैरिड डॉटर, ये भी आती है ना। ये थोड़ी ना उससे कहेंगे कि अपने ससुराल वालों के साथ घूमने जा, भैया हम नहीं लेकर जा रहे, चलिए भैया हमारे साथ, क्या दिक्कत है। पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, चलो घूमने। डिपेंडेंट मदर, मम्मी को भी ले चलते हैं साथ में। इंडिपेंडेंट फादर,
तो जो फादर है, पेरेंट्स शुड बी डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट फादर है तो उनकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट सिस्टर, तो इंडिपेंडेंट सिस्टर की भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और डिपेंडेंट फादर इन लॉ, ओहो ससुर साहब इनके घर पे टिके हुए हैं, बताओ, लेकिन ये फैमिली के मीनिंग में नहीं आते हैं, तो इनकी भी छूट इन्हें नहीं मिलेगी। अच्छा खासा बिल बन गया इनका, कितना? 60,000। एम्प्लॉयर का तो और ज्यादा बन गया, टोटल 240, 60, 15 और 7, 3,75,000 की इनकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 3,25,000 इनकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी। कोई टेंशन इसमें? स्वेट इक्विटी शेयर्स फ्री में या सस्ते में शेयर मिलते हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं माइनस जो अमाउंट रिकवर हो रही है, एक तरीके से फेयर मार्केट वैल्यू फ्री में देंगे और जो पेमेंट है तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा मिस्टर कमल है, उन्हें 500 इक्विटी शेयर के लिए बोला था कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 के बीच में कभी भी 500 शेयर ले सकते हैं। इन्होंने 1 फरवरी 2024 को लिया शेयर, उस समय फेयर मार्केट वैल्यू 480 थी, लेकिन एग्रीड प्राइस 10 रुपए, 10 रुपए में मिल रहा है 480 वाला शेयर। इन्हें 15 मार्च को शेयर अलॉट हुआ जिस दिन प्राइस 970 रुपए हो गया, तो इनके लिए टैक्सेबल कितना होगा? 500 शेयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, दैट इज 480 माइनस अमाउंट पेबल, तो 500 इंटू 470, 2,35,000। एनी अदर बेनिफिट, अगर कोई और बेनिफिट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए, कोई और इसके अलावा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद है परक्यूजिट, जो टैक्सेबल होती है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। ये हमारे पास है 5 परक्यूजिट्स, तो यहाँ पर हम 5 परक्यूजिट्स देखेंगे, क्या मतलब होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का और कौन कौन सी परक्यूजिट्स होती हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती हैं।